हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैथस्थान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो आज हम बात करें प्रोबेबिलिटी के बारे में। एक और टॉपिक है भैया प्रोबेबिलिटी का। लगभग प्रोबेबिलिटी अपने एंड पॉइंट पर है और इसमें एक टॉपिक जो है, जो आज हम जिसके ऊपर बात कर रहे हैं, दैट इज बर्नौलीज थ्योरम। इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। और बर्नौली थ्योरम करने से पहले थोड़ा सा कल का हम एक बार इससे पहले जो टॉपिक हुआ है, यानी उस क्लास के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। इससे पहले जो क्लास हुई उसमें हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करा और हमने कुछ चीजें बोली। हमने ये बोला कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो प्रोबेबिलिटी को स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करा गया था। कोई भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो होती है, अगर मान लेते हैं यूज क्या है इसका, यूज अगर हमारे को निकालना हो तो अगर आपको कोई भी जो इवेंट है वो एक से ज्यादा बार, दो से ज्यादा बार या 5 से 10 से ज्यादा बार हो जाते हैं तो सैंपल स्पेस बनाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता। सैंपल स्पेस बनाना अगर पॉसिबल नहीं होता तो इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें फिर उस केस में। ये जो तरीका होता है फिर स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी में पॉसिबल और इजी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में डील करा जाता है। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा नहीं कि आप सिर्फ टेबल बना के और सारा का सारा सॉल्व कर लोगे, नहीं। आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए तब जाके आपसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जब तक आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आता है और बर्नौली ट्रायल नहीं आता तो इसका मतलब यह है कि आपको कुछ नहीं आता। बर्नौली ट्रायल जो है वो मैं एक तरह से बोल सकता हूँ उसका जो है वो की पॉइंट है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर आपको बर्नौली ट्रायल आते हैं तो आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आता है। तो इससे पहले वाली क्लास में जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या क्या डिस्कस करा। हमने बोला किसी भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम बी एन पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। बी एन पी, एन जो होता है, एन यहाँ पे होता है टोटल ट्रायल्स, यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। जितने भी हम किसी भी मान लेते हैं क्वाइन को या किसी भी चीज को जितनी बार भी टॉस कर रहे हैं, या टोटल टॉस भी बोल सकते हैं हम इसको। तो ये जो टोटल टॉसेस होते हैं उसको हम एन बोलते हैं। पी जो होता है यहाँ पे, पी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग और अकरिंग ऑफ एन इवेंट, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, ऑफ अकरेंस यानी किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को जो बोलते हैं उसको पी बोला जाता है, ठीक है। अकरेंस ऑफ एन इवेंट, इसको हम बोलते हैं बच्चे पी। अब बात ये आती है यहाँ पे क्या इतनी ही चीजें यूज होती है? नहीं, इतनी नहीं यूज होती। पी को बोलते हैं हम किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। तो क्यू एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं 1 माइनस पी के बराबर है। ये होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, किसी इवेंट के ना होने की, नॉट अकरेंस ऑफ एन इवेंट, है ना, ऑफ नॉट अकरेंस, अकरेंस, ठीक है, ऑफ द इवेंट, ऑफ द इवेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं बच्चे हम Q, दैट इज 1 माइनस पी। अब जरा इसमें ध्यान से सुनिएगा, जैसे आपने बी एन पी का मतलब ये होता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है एन और पी में, ठीक है। एन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं और बी जो है भैया वो पी जो है वो किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है, क्यू है किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो इसमें हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, जैसे मीन कभी निकालना हो हमारे को तो मीन होता है इसका एनपी, है ना। और इसका वेरिएंस कभी निकालना हो हमारे को तो वेरिएंस होता है भैया क्या, सिग्मा स्क्वायर। और इसको इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एनपीक्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन कभी हमारे को निकालना हो तो इसकी वैल्यू होती है सिग्मा, ये होता है अंडर रूट में एनपीक्यू। और इसके अलग से भी फॉर्मूले हमने करवाए थे मीन का, है ना। मीन का हमने बताया था ये जो होता है एक्सपेक्टेशन होता है ई एक्स, और इसको हम समीशन एक्स पी एक्स से दिखाते हैं, है ना। वैसे मीन को डिनोट करने का फॉर्मूला होता था ई एक्स, ठीक है। उसके बाद मीन के बाद में आ जाता है भैया वेरिएंस। वेरिएंस को हमने क्या बोला था कि इसको जो डिनोट करते हैं भैया, वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से तो डिनोट करते हैं, है ना। लेकिन इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस समेशन एक्स पी एक्स का होल स्क्वायर, समेशन एक्स पी एक्स का होल स्क्वायर। ये हमने मतलब इससे पहले वाली क्लास में ये सारा का सारा चीजें पढ़ ली थी। अब बात ये आती है कि भैया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में व्हाट इज बाइनोमियल थ्योरम सर, है ना। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है? तो बाइनोमियल थ्योरम के बारे में थोड़ा सा, बर्नौली थ्योरम क्या होती है? तो बर्नौली थ्योरम के बारे में थोड़ा सा आज डिस्कस कर लेते हैं। बर्नौली थ्योरम जो होती है वो तब लगती है जब आपका मान लेते हैं कोई भी इवेंट है और उसमें टॉसेस वगैरह बहुत ज्यादा बार हो रखे हैं और वो सॉल्व आपको लग रहा है कि भैया सैंपल स्पेस बना के नहीं हो रहा। बर्नौली स्टाइल से करिएगा, लगभग हो जाएगा वो सॉल्व, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर एक कॉइन को 10 20 25 बार फेंक दो आप, है ना, और आपसे बोले कि भैया आप बताओ कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या एटलीस्ट एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो निकालना पॉसिबल नहीं है थोड़ा सा। तो इसमें करना क्या होता है, बर्नौली स्टाइल ये कहता है कि अगर आपको किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो उसको हम पी एक्स इज इक्वल टू आर बोलते हैं। एक्स मतलब उस इवेंट का डिस्ट्रीब्यूशन और आर मतलब होने की, एग्जैक्टली कितने टाइम होने की प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हो वो हम निकालते हैं। तो बी एक्स इज इक्वल टू आर का मतलब होता है आर कितने बार होने की प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हो, एक बार, दो बार हेड आने की निकाल रहे हो, तीन बार हेड आने की निकाल रहे हो, तो आर उसको डिनोट करता है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एनसीआर, ठीक है।
p की पावर r और q की पावर n माइनस r के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे p क्या होता है? p होता है भैया उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, q होता है उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। इसको 1 माइनस पी भी बोला जाता है, 1 माइनस पी की पावर n माइनस आर। ठीक है, ये भी बोल दिया जाता है। तो पी एक्स इज इक्वल टू आर का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी एक्जैक्टली r टाइम्स होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो होती है एनसीआर, p की पावर r, q की पावर n माइनस आर। सर जी n क्या होता है? n होता है टोटल ट्रायल्स, कितनी बार मतलब वो जो है आपको कॉइन को उछालना है, 10 बार, 20 बार, 30 बार, कितनी बार। ठीक है, r उसमें से आपको किस चीज की कितनी बार प्रोबेबिलिटी पूछी है, ठीक है, आने की। जैसे 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो आर की वैल्यू 2 है, 3 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो आर की वैल्यू 3 है। ठीक है, पी उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, क्यू उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। अब याद रखिएगा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है बर्नौली ट्रायल्स का, तो आपको ना 10 बार का सैंपल स्पेस नहीं बनाना होता। आपको क्या करना होता है? बस एक बार का सैंपल स्पेस याद रखना है। जैसे एक कॉइन को अगर मैं टॉस करता हूं तो एक बारी में सैंपल स्पेस क्या बनता है? हेड और टेल बनता है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, अगर मान लेते हैं मैंने एक डाई को टॉस करा तो एक बार का सैंपल स्पेस डाई का क्या बनेगा? तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक बार का आपको सैंपल स्पेस याद करना है। लगभग 98% क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, आपको मतलब 4 5 बार का सैंपल स्पेस याद नहीं रखना। अब इसके क्वेश्चन आते कैसे हैं सर? जैसे मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, एक स्टार्ट करता हूँ पॉलिटेक्निक लेक्चरर के क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन जो है बढ़िया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर ये चल क्या रहा है यहाँ पे ना, है ना, क्या दाल में काला कर रखा है इन्होंने। तो देखो ऐसा है कि जैसे इस क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि 10 कॉइन्स है अपने पास में। कितने? 10 कॉइन्स है, are simultaneously are thrown simultaneously, then the probability of getting 7 heads is। ठीक है, 7 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। 10 कॉइन को जो है फेंका गया, 7 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी आप बता दो कितनी होगी। तो कभी भी अगर मान लेते हैं इसको निकालना है तो आपको देखो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी, अगर आपको देखो मैं एक चीज बता देता हूँ, कई बार ऐसा होता है पेपर में बी एन पी करके लिखा होता है। तो बी एन पी का मतलब समझिएगा नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितनी बार प्रोबेबिलिटी उस इवेंट के होने की। तो हम इसको जो है वो डिनोट किस तरीके से करते हैं मैं आपको थोड़ा समझाता हूं और करना कैसे वो बताता हूं। आपको सबसे पहले तो यहाँ पे एन फाइंड करना है। एन होता है कितनी बार आप टॉस कर रहे हो कॉइन को, कितनी बार फेंक रहे हो। तो आप बोलेंगे 10 बार है, या 10 कॉइन को एक बार फेंक रहे हो, एक कॉइन को 10 बार फेंक रहे हो, तो वो एन की वैल्यू हो जाती है। बात एक ही है। ठीक है, 10 बार। तो अगर मैंने आपसे बोला कि भाई जब भी आप कॉइन को फेंकते हो तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है ना, हेड आने की पूछ रहे हो 7 पर, तो आप बोलेंगे सर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? तो वो होती है सर 1 माइनस पी, यानी 1 माइनस 1/2, है ना, 1 माइनस 1/2, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 1/2। तो Q की वैल्यू भी कितनी? 1/2, और P की वैल्यू भी कितनी? 1/2। अब ये आ गया सर आपका। अब ये आने के बाद में आपको करना क्या है? आपको करना यह है R की वैल्यू और निकालनी है। R मतलब हो क्या कि भैया इसको कितने हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए? तो 7 हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमारे को चाहिए। तो बर्नौली ट्रायल ये कहता है कि अगर मान लेते हैं मेरे को 7 एग्जैक्टली 7 हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मुझे इसके लिए कुछ नहीं करना, पी एक्स इज इक्वल टू 7 निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है पी एक्स इज इक्वल टू आर का फॉर्मूला देखो, पी एक्स इज इक्वल टू आर का फॉर्मूला जो होता है वो यूज करना है, एनसीआर एक्स पी रेस टू पावर एन पी रेस टू पावर आर क्यू रेस टू पावर एन माइनस आर। ठीक है, तो एनसीआर यानी पी एक्स इज इक्वल टू 7 निकालना है मेरे को, 7 निकालना है यानी 7 बार एक्जैक्टली हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो ये हो जाएगा भैया 10c7, है ना, p यानी 1/2 की पावर 7 और q यानी 1/2 की पावर कितना? 7 10 माइनस 7। तो भाई कितना बनेगा? 10c7 10c3 के बराबर होता है कॉम्बिनेशन, अगर आपने पढ़ लिया तो, है ना, नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा। 1/2 की पावर 7 इंटू 1/2 की पावर 3 बनेगा, ये 10 में 7 गया 3, तो भैया 10 पावर बन गया 2 की ना। और 10c3 को कैसे सॉल्व करते हैं? 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन में कर देते हैं भैया 6 इंटू 1/2 की पावर 10 कर देता हूं मैं, है ना। तो ये हो गया भैया 6 से, ऐसे तो कटेगा नहीं, 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 3 तिया 9, ठीक है, 3 चौक 12, 120 आ गया, 120 इंटू 1/2 की पावर 10। तो 1/2 की पावर 10, 2 की पावर 10 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 1024 हो जाते हैं। तो 1024 यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? सी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो गया, सॉरी सी नहीं, ए जो हो गया वो इसका करेक्ट आंसर हो गया। सी में तो 126 लिखा हुआ है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। दोबारा से बताते हैं भैया क्या करा हमने। सबसे पहले कितनी बार टॉस कर रखा है? 10 बार। 10 बार टॉस कर रखा तो एन की वैल्यू निकाल ली। उस इवेंट के एक बार होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, मतलब एक सैंपल स्पेस में जब हम करते हैं ना, जैसे मान लेते हैं आप जो है डाई को या कॉइन को टॉस कर रहे हो, तो एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है भैया? हेड या टेल ही आता है, उसमें 2 ही इवेंट होते हैं बस, है ना।
सैंपल स्पेस में। तो 1/2 क्यू निकाल लो, उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, वो निकाल लिया। आर आपने निकाल लिया, एग्जैक्टली कितने बार पूछ रहा है वो, एग्जैक्टली भी पूछ सकता है, हो सकता है ज्यादा या कम भी पूछ ले आपसे। याद रखिएगा आर ऐसा नहीं है कि आर 7 लिख रखा है तो 7, ऐसा भी हो सकता है आपसे बोले कम से कम एटलीस्ट 7 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो एटलीस्ट 7 के केस में फिर इस तरीके से लोगे, ये क्या है एटलीस्ट, एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट 7 अगर आपसे बोलेगा तो कम से कम 7 आने की प्रोबेबिलिटी आपको कुछ इस तरीके से निकालनी पड़ेगी। इसका मतलब ये होता है 7, 8, 9, 10 सबके लिए निकालना पड़ेगा फिर आपको। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एटलीस्ट 7 का मतलब एटमोस्ट बोला जाएगा तो फिर वही लेस देन का साइन लगा देंगे आप। क्लियर? अब याद रखिएगा इसको ना कई बार कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा जाता है, BNP करके भी लिखा जाता है। तो कई बार अगर आपको मान लेते हैं B10, 1/2 लिख रखा है तो इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि n की वैल्यू पहले से ही दे रखी है 10 और p की वैल्यू उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी आपको पहले से ही दे रखी है 1/2। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में मान लेते हैं आप एग्जाम देने गए LT का और आपको ये सब लैंग्वेज नहीं मिली, आपको BNP लिखा हुआ मिल गया, अब भैया कंफ्यूज मत होना उससे। BNP का मतलब ये है कि n और p की वैल्यू आपको पहले से दे दी तो आपका आधे से ज्यादा क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व कर दिया, आपको खाली वैल्यू रख के बाकी का सॉल्व करना है। ठीक है, आर ढूंढना है, बाकी सारी चीजें ढूंढनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको सिखाता हूं ताकि आपको जो है ना चीजें क्लियर हो और अच्छे से क्लियर हो। आपको पहला क्वेश्चन हमने बताया, ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, ये थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर होगा, है ना? तो चलिए, पहले वाले का हमने आंसर निकाल लिया, दूसरे का देख लो। दूसरे को बोल रखा है इफ अ फेयर डाई इज रोल्ड 4 टाइम्स, एक फेयर डाई को, फेयर मतलब बिल्कुल नॉर्मल डाई जो होता है ना, उसको 4 बार जो है वो रोल करा गया। ठीक है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 6s, 2 6 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली का मतलब होता है कि 2 ही आएंगे, 2 से कम नहीं आएंगे, 2 से ज्यादा नहीं आएंगे। यानी आर की वैल्यू गिवन है आपको, है ना? कितनी है? तो आप बोलेंगे सर 2। ठीक है, आर की वैल्यू आपको गिवन है और आपको क्या एन भी गिवन है, तो आप बोलेंगे सर एन भी गिवन है हमारे को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कैसे करना है, इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चारों में से आप खुद भी ट्राई कर सकते हो उसको। ठीक है, लग जाइए, वीडियो पॉज करिए, ट्राई करिए, मेरे को फिर बताना आंसर कितना निकल रहा है। ठीक है, कमेंट में। अब जरा इधर ध्यान से देखो, एक फेयर डाई को 4 बार रोल करा गया, 2 6 आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। ठीक है, पहले बताइए कि 2 6 आने की प्रोबेबिलिटी तो छोड़ो, एक बार 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? तो आप बोलेंगे सर 1 से लेके 6 तक आउटकम्स होते हैं, है ना? 6 तक होते हैं। एक बार कोई भी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो सर ये 1/6 निकलती है। तो ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 - 1/6, दैट इज 5/6। तो Q और P निकल गया, R निकल गया। अब क्या करना है मेरे को? बहुत ही आसान सी बात, मुझे लगाना है बर्नौली ट्रायल। बर्नौली ट्रायल में x = 2 पूछ रहा है ये आपसे, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये होगा NC2, है ना? NC2 हो जाएगा। P की पावर अगर मैं ध्यान से देखूं, P की पावर R होता है, तो P की पावर R यानी 1/6 की पावर R। R कितने बार टॉस हो रहा है? 2 बार। Q की पावर n - R, है ना? तो Q की पावर 4 - 2, है ना? तो ये बन गया आपका। अब ये बनने के बाद में भाई करना क्या है? 4C2 को हम 4 × 3/2 लिख सकते हैं। 1/6 का स्क्वायर 1/36 हो जाएगा। इसके बाद 5 का स्क्वायर बाय 6 का स्क्वायर, तो 25/36, है ना? चलो काट दो इसको, 2 बारी में कट रहा है। 6 आ रहा है, 2 3 6, 6 से 36 कटेगा 6 बारी में। ठीक है, तो 25/216 आई गेस, है ना? ऑप्शन नंबर 20 का जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको ना चीजें करनी है। मैंने आपको ये बात दोबारा से रिपीट करनी है भैया कि जिस हिसाब से x दे रखा होगा और r दे रखा होगा उस हिसाब से फॉर्मूला लगता है ना? अगर मान लेते हैं आपको x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मान लेते हैं आपको 1 बोल रखा है, तो इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब ये होता है x जो है वो 1 भी होगा, उसके लिए भी आपको फॉर्मूला लगाना है। x जो है वो उससे 2 के लिए भी लगाना है, x जो है वो 3 के लिए भी लगाना है, एंड सो ऑन। आप जब तक आपके टॉसेस खत्म नहीं हो जाते, ट्रायल्स खत्म नहीं हो जाते, आपको सबके लिए लगाना है फॉर्मूला। ठीक है, जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे आपको दे रखा है, इसको आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, मैं भी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा करके ना आप क्वेश्चन में चेंज करना शुरू कर देंगे। जैसे KVS PGT 2018 का ये क्वेश्चन है भैया, पूरे डेट के साथ में 12 महीने में हुआ था, यानी दिसंबर के महीने में 23 डेट को हुआ था ये क्वेश्चन। पेपर जो था तब का है, ये तब का ये क्वेश्चन है आपका। तो आपको बोल रखा द मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल having binomial probability distribution are 4 and 2 respectively, then find px = 1। px = 1 निकालना भाई आपको। इसका फॉर्मूला बताओ जरा क्या होता है? NCR, है ना? p की पावर r और q की पावर n - r। तो मुझे क्या क्या चाहिए? तो आप बोलेंगे सर r तो पता है मेरे को, ये तो 1 है ना? r मुझे पता है, लेकिन मेरे को क्या नहीं पता? तो मुझे n नहीं पता, p नहीं पता और q नहीं पता। मुझे ये 3 चीजें निकालनी है सर, है ना? तो px = 1 निकालने के लिए px = r का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, दैट इज NCR
है ना, x यानी p रेस टू पावर r q रेस टू पावर n माइनस r। ठीक है, अब जरा इसमें ध्यान से देखिए, ये वाला फॉर्मूला है ना बाइनोमियल थ्योरम के जैसा है, वो आपको याद होगा टी आर प्लस होने वाला ना, एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई रेस टू पावर आर। ठीक है, उससे कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, तो कंफ्यूजन पालिएगा मत। ठीक है, p की पावर r q की पावर n माइनस आर, ऐसे याद रखिएगा उसको, है ना। अब जरा इधर ध्यान से देखिए, जैसे आपको n की वैल्यू कितनी बार टॉस करा है ये नहीं दे रखी, लेकिन आपको गिवन क्या है, आपको मीन गिवन है, मीन गिवन है और आपको वेरिएंस गिवन है सिग्मा स्क्वायर। तो मीन की वैल्यू जो है वो दैट इज 4 एंड वेरिएंस इज 2। मैंने आपको शायद पहले ही बताया था, मीन जो होता है वो ग्रेटर होता है वेरिएंस से, है ना, मीन जो होता है वो बड़ा होता है जनरली वेरिएंस से। तो मीन की वैल्यू 4 है, दैट मींस एनपी की वैल्यू 4 दे रखी है बच्चे, है ना, और एनपीक्यू की वैल्यू बचे दैट इज 2। तो 4 यहाँ पे डाल दीजिए आप, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 4q इज इक्वल टू 2 हो गया, दैट मींस q की वैल्यू 1/2 आ गई। q 1/2 तो p भी कितना 1/2, है ना। अब ये सब बन गया अपने पास में, तो P और Q आ गया, तो N भी निकल सकता है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं इसको हटा देता हूं ताकि मेरे पास में लिखने की जगह बच जाए। तो हम P की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, P की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो आप बोलेंगे सर NP इज इक्वल टू, तो 4 है सर, P की वैल्यू तो निकल गई है, N की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो N की वैल्यू निकालने के लिए 4 इंटू 2 कर दीजिए, दैट इज 8 आ जाएगा। अब ये आपके पास में सब कुछ आ गया सर, एन भी आ गया, पी भी आ गया, क्यू भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो सब कुछ आ गया तो सर फॉर्मूले में डाल दीजिए, है ना, पी एक्स इज इक्वल टू आर वाले में। तो पी एक्स इज इक्वल टू आर जो होता है वो होता है एनसीआर पी रेस टू पावर आर क्यू रेस टू पावर एन माइनस आर। ठीक है, जैसे ही आप इसको पुट करेंगे दैट इज 8C मतलब 8C1 सॉरी 8C1 p रेस टू पावर, p की मतलब हो गया 1/2 रेस टू पावर 1, q रेस टू पावर यानी 1/2 रेस टू पावर 8 माइनस 1 हो गया। तो भाई इसको सॉल्व करिए, 8C1 तो 8 ही होता है, 1/2 रेस टू पावर 1 1/2 1/2 रेस टू पावर 7 हो गया। तो टोटल पावर ये बनता है भैया 2 की पावर 3, है ना, ये बनता है 2 की पावर 8। कितना बनेगा देखो, मैं कर लेता हूँ, 2 की पावर 3 हो गया डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8, तो 5 पावर बच जाएगा यहाँ पे, है ना। तो 2 की पावर 5 हो गया 32। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। देखिए कल और आज का जो लेक्चर है ना उसको कंबाइन करके पढ़िएगा, मतलब इससे पहले वाला लेक्चर और जो आज वाला लेक्चर है कंबाइन करके पढ़ेंगे तो आप लिंक बैठा पाएंगे। मैंने आपको शायद पहले भी चीजें ये बताई है कि जो लेक्चर आप मेरे देखते हैं आप उसको लिंक के साथ में देखिएगा। लिंक के साथ में मतलब ये नहीं है कि कोई भी कुछ भी उठा के देखना है, लिंक के साथ में मतलब ये होता है जब भी आप मेरा कोई लेक्चर देख रहे हो तो उससे पहले वाला जरूर देखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उससे पहले में कुछ बातें हो चुकी होती हैं जिसको आगे वाले में हम मतलब बढ़ाते हैं उसको। ऐसी इसकी बातें जो है वो कल वाले लेक्चर में थोड़ी बहुत हुई हैं जिसको हम आगे अब बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब जरा इसमें आप लोग को इतना समझ में आ गया, एक क्वेश्चन और देख लो जरा बच्चे। क्वेश्चन में आपको बोल रखा है एनवीएस पीजीटी में आया है नवोदय में। ठीक है, तो बोला ये गया है कि भैया 2019 का क्वेश्चन है, सपोज अ रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलोज a binomial distribution with parameters n is equals to 6 and p if 9px is equals to 4 is equals to px is equals to 2 है, तो बताओ p की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आपसे b एंड p में ना n तो गिवन है ना, n तो गिवन है, n is 6, लेकिन p गिवन नहीं है, p की वैल्यू निकालनी है। तो p की वैल्यू यानी उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो याद रखिएगा ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसमें कुछ ना कुछ कंडीशन उन्होंने दे रखी है, उसको यूज करो, आंसर निकालो। ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी में से आपका कौन सा आंसर निकलता है, जो आपका निकलेगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो इसको ना पूरा का पूरा पहले अपने हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करिए, अगर आपसे बनता है तो बढ़िया, नहीं बनता है तो फिर हम बता ही रहे हैं आपको। ठीक है, चलो स्टार्ट हो जाओ। अब देखो जरा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने वीडियो पॉज करके जो है इसका आंसर बनाना शुरू कर दिया होगा और अब बना भी लिया होगा। n की वैल्यू 6 दे रखी है और 9p x इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू दे रखा है बच्चे p x इज इक्वल टू 2 के। अगर ये दे रखा है तो आपको करना क्या है, इसको पहले खोलना है। कैसे खोलना है सर, बाइनोमियल थ्योरम लगाइए, है ना। तो 9p x इज इक्वल टू 4 का मतलब होता है 6c4 NCR ना, p की पावर कितना 4, है ना, q की पावर कितना 6 माइनस 4, यस और नो, बिल्कुल सही। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखिए, इसको x इज इक्वल टू 2 को कैसे खोलेंगे 6c2, ठीक है, p की पावर 2 q की पावर 6 माइनस 2। ठीक है, एक चीज बताऊं, 6c4 और 6c2 एक ही बात होती है। अगर नहीं पता आपको तो एक कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला होता है, NCR इज इक्वल टू होता है NCN माइनस R। तो याद रखिएगा, अगर मैंने ऐसे लिख रखा 7c3 तो इन दोनों का गैप बताओ कितने का है, तो आप बोलेंगे सर 4 का गैप है, तो ये 7c4 के बराबर होता है। 7c4 और 7c3 बराबर होते हैं बच्चे, याद रखिएगा। तो क्या होता है कि जब भी आपको NCR बोला जाए तो वो NCN माइनस R के ऑलवेज क्या होता है भाई, इक्वल होता है। ठीक है, क्लियर।
तो हमने क्या करना है 63 और 64 को तो इक्वल कर देना, 62 और 64 को तो आपको, तो हमने इन दोनों को तो कट कर देना है भाई, इसको इससे कट कर देना है। अब p की पावर 4 है, p की पावर 2 है भैया, इसको भी काट दो। ये q की पावर बनेगा 2 है ना, ये q की पावर बनेगा 4, तो 2 पावर यहाँ पे बच जाएगी, तो ये मिल रहा है 9p का स्क्वायर इज इक्वल टू q का स्क्वायर। तो भाई एक चीज हमारे को समझ में आ गई है, p स्क्वायर और q स्क्वायर में एक रिलेशन मिल रहा है, जो q है वो 3p के बराबर है। यस सुनो, समझ में आ रही है ये बात, q जो है वो 3p के बराबर है। अब q 3p के बराबर है तो यहां से p और q का जो प्रोबेबिलिटी का रेशियो है वो निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो मुझे एक चीज ये भी पता है, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1 होता है, पता है या नहीं पता, ठीक है। तो q की जगह पे क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, p प्लस 3p इज इक्वल टू 1, मतलब आपको ये पता है सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 1 होता है। तो p क्या होता है, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, q होता है उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो इन दोनों का सम अगर 1 हो सकता है या नहीं हो सकता, तो आप बोलेंगे सर हो सकता है, तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 रखो, p प्लस 3p इज इक्वल टू 1, तो 4p इज इक्वल टू 1 हो गया। तो p की वैल्यू कितनी हो गई, 1/4, एंड दैट इज आवर आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको चाहो तो और भी अलग अलग तरीके से बना सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये मेरे को बेस्ट तरीका लगा कि हम इसको प्रोबेबिलिटी के सम से कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट है इसमें, नहीं समझ में आ गया, चलो बढ़िया, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे देते हैं फिर तुम्हारे को ना, अगर तुम्हारे को इतना मजा आ रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा मजा और दिलाते हैं तुम्हारे को, ठीक है। जीवन में चाहिए क्या, यही तो चाहिए, ठीक है। इन 8 थ्रोज ऑफ अ डाई 5 और 6 इज कंसीडर्ड अ सक्सेस, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ सक्सेसेस इज रिस्पेक्टिवली गिवन बाय, ठीक है, ए बी सी और डी। चलिए हाँ एक चीज और बता देता हूँ, ये क्वेश्चन को आप कर लीजिए स्टार्ट, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन बताइए सक्सेस का कितना होगा, ठीक है। चलो एक चीज और बता देता हूँ कि हाँ इससे पहले कोई एक क्लास हुई है जिसका हमने होमवर्क डिस्कस नहीं करा, तो जो संडे की क्लास हम लेंगे उसमें उसको हम डिस्कस कर लेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि संडे में एक होमवर्क की डिस्कशन क्लास डाल दूं, ठीक है, उसमें होमवर्क डिस्कस कर लेंगे, है ना। और जो जो डाउट है उसमें डाउट ले लेंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप चिंता ना करिएगा कि हमने प्रोबेबिलिटी का एक दो होमवर्क के आंसर नहीं दिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही मतलब एक तरह से शेड्यूल निकाल निकाल के थोड़ा सा कभी कभार ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी वीडियो बनाते हैं हम, तो बनाते हैं तो बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो छूट जाती हैं, हम टॉपिक पर कवर करने पे ज्यादा फोकस कर लेते हैं। तो एक क्लास के होमवर्क रह गए हैं जहां तक मुझे याद है, बहुत सारा नहीं, मतलब एक क्लास का होमवर्क रह गया है, ठीक है। उसको डिस्कस नहीं करा है हमने, एक वीडियो में बोल दिया था कि इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट उसको डिस्कस नहीं करा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको संडे को हम डिस्कस कर लेंगे, इसकी आप चिंता मत करिएगा कोई भी बच्चा, ठीक है, कोई भी बच्चा या कोई भी जो भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आपको ये बोल रखा है इन 8 थ्रोज ऑफ अ डाई 5 और 6 इज कंसीडर्ड अ सक्सेस, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सक्सेसेस रिस्पेक्टिवली गिवन बाय। आपने आंसर निकाल लिया इसका या नहीं निकाला, सही है, निकाल लिया, तो बताइए क्या निकला आपका, निकल गया, बहुत बढ़िया। देखिए एक डाई को हमने 8 बार थ्रो करा, ठीक है, सैंपल स्पेस तो डाई का यही होता है ना, 1 2 3 4 5 6, है ना, 8 बार थ्रो करा, तो बताइए मीन क्या आएगा, यानी एनपी की वैल्यू क्या आएगी, और स्टैंडर्ड डेविएशन एनपीक्यू कितना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा आपसे, ठीक है। ये दो चीजें पूछी हैं आपसे, एक तो ये एक तो ये दोनों निकालने के लिए आपको मेरे को पी चाहिए एक तो क्यू चाहिए, बस इतना चीज चाहिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मेरे को। मीन चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, पी और क्यू चाहिए, एन तो पता ही है ना मेरे को कितनी बार थ्रो करा है मैंने, है ना, एन की वैल्यू मेरे पास में है, बस मेरे को चाहिए क्या, पी और क्यू, मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए एन कितना है, एन है भैया 8 बार थ्रो करा है। पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 5 और 6 दोनों, तो आप बोलेंगे सर ये आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/6, 1/3, है ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो आप बोलेंगे सर 1 - 1/3 दैट इज 2/3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मेरे को पता है कि मीन का जो फॉर्मूला होता है ना, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज एनपी, तो 8 × 1/3 दैट विल बी 8/3, ठीक है। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएंस, so variance is denoted by sigma square and it has the variance from variance we'll try to find out the value of standard deviation, okay, that is equals to 1 npq, ठीक है। so 8 into p 1/3 into q 2/3, this will give us 16/9, but we don't want to find out the value of variance, we want to find out the value of standard deviation here, so standard deviation is given by under root of variance, है ना, under root of variance, ठीक है। अंडर रूट ऑफ वेरिएंस अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा भाई 16 का 4 9 का 3, बस खत्म हो गया भैया, तो 4/3 कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हो, हलवा क्वेश्चन बिल्कुल, ठीक है, यही हलवा तो आपको
खाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन दे देते हैं ना आपको। एक क्वेश्चन और है, आपको ये बोल रखा है कि 8 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6 हेड्स इज। ठीक है, कम से कम 6 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। 8 कॉइन को फेंका गया है ना। चलो स्टार्ट करो। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, बनाओ। मैं सीधा सीधा इसका आंसर देता हूँ। एन की वैल्यू तो 8 है भाई, है ना। कितने चाहिए? एटलीस्ट 6 हेड चाहिए। तो आर की वैल्यू एटलीस्ट का मतलब समझते हो, कम से कम 6 आने चाहिए, यानी 6 7 8। आर की वैल्यू कम से कम 6 है, तो आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होगा। क्या ये बात सही है? ओके, अब जरा इसमें ध्यान से देखो। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ये होता है पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर या 6 का। मेरे को इसका मतलब ये है पी एक्स इज इक्वल टू 6 निकालना है, पी एक्स इज इक्वल टू 7 निकालना है बच्चे, और पी एक्स इज इक्वल टू 8 निकालना है बच्चे, है ना। ये 3 चीजें निकालनी। 8 बार तक थ्रो करा है हमने, तो इसका मतलब ये है 6 से लेके 8 तक पूरा का पूरा है। 6 सक्सेस भी आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं, 8 भी आ सकते हैं। एटलीस्ट बोला है, एटलीस्ट का मतलब ये होता है। ठीक है, अब इसके लिए मेरे को सबसे पहले पी निकालना पड़ेगा। 8 कॉइन को थ्रो करा गया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो आप बोलेंगे सर हेड आने की 1/2 होती है, हेड ना आने की 1 - 1/2, दैट इज 1/2, है ना। अब ये जैसे ही करेंगे, इसमें x इज इक्वल टू 6 के लिए पता है एनसीआर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये r यहाँ पे इतना है 6, इसके लिए r 7 है, इसके लिए r 8 है। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी जाएगी, करें कोई बात नहीं, है ना। तो एनसीआर का फॉर्मूला ये हो जाएगा भैया 8c6p 1/2 की पावर कितना, r, r मतलब 6, 1/2 की पावर n माइनस आर, यानी 8 - 6। ठीक है, प्लस 8c, अब 7 ले लो। ठीक है, 1/2 की पावर 7, 1/2 की पावर 8 - 7। ठीक है, प्लस 8c8 ले लो। ठीक है, 1/2 की पावर कितना 8, और 1/2 की पावर 0, 8 - 8 लिखने की जरूरत नहीं है उसको, है ना, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अब देखो इन सब में ना एक खासियत है। खासियत ये, सब में 1/2 की पावर 8 कॉमन आ रहा है, देख पा रहे हो। 6 2 8, 7 और 1 8, 8 ये भी है। तो 1/2 की पावर 8 कॉमन निकाल रहे हो। ठीक है, ये कॉमन निकाल लिया, तो आपके पास में बचा 8c6 प्लस 8c7 प्लस 8c8। तो 8c6, 8c7, 8c8 इनकी वैल्यू चाहिए मेरे को। तो 1/2 की पावर 8 होता है 1/2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 6 पावर 128, 256, 256, है ना। अच्छा, अब 8c6 का मतलब ये हो गया 8c2 के बराबर होता है ये। तो 8 × 7/2। ठीक है, 8c7 जो होता है वो 8 ही हो जाता है भाई, है ना। और 8c8 होता है 1। तो भैया इसको इससे काट दो, 4 बारी में कट रहा है, 7 चौक 28। ठीक है, 8 और 8 16, 36 37, 37 मिल रहा है भाई, है ना। यहाँ पे 1/256 मिल रहा है। तो आंसर कितना हो गया? ये मिल रहा है आपको 37/256, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर आपने ये निकाला है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है भाई, मेरे को सी में दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से करेक्ट है आंसर, है ना। इस तरीके से आपको करना है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट नहीं? पक्का पक्का ना? चलो ठीक है, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से ना। ठीक है, जब इसकी पीडीएफ आएगी तब आएगी, आप अपने पास तो रखो कम से कम कुछ। चलो इसको स्टार्ट करते हैं भैया। ये टीजीटी, ये तो बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, आपको हिंदी में दे रखा है, हिंदी में करिए जरा इसको। ठीक है, एक आदमी का किसी निशाने पर सही लगने की प्रायिकता, पता नहीं क्या लगा रहा है निशाने पर। ठीक है, 3/4 है, कुछ तो लगा रहा है ना, तीर कमान कुछ तो है उसके हाथ में जो सही निशाने पे लगाने की कोशिश कर रहा है वो। 3/4 उसकी प्रायिकता है, 5 बार प्रयास करता है वो। ठीक है, तब इसकी प्रायिकता क्या होगी? वो कम से कम 3 बार सही निशाने पर मार सके। ठीक है, 219/364, 371/464, 471/502, 459/512। आपको 4 ऑप्शन दे रखे भैया, बनाइए इसका आंसर। अगर आपने सही बना दिया ना, बढ़िया मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए जरा इसमें ध्यान से देखिए कैसे करूंगा मैं इसको। मेरा करने का तरीका वैसे ही होगा जैसे मैं करता हूँ। ठीक है, आप वीडियो पॉज करिए, मैं सीधा सीधा आंसर बताता हूँ। 5 बार प्रयास कर रहा है वो भैया, है ना। इसकी क्या प्रायिकता है कि वो कम से कम 3 बार सही करेगा, कम से कम यानी एटलीस्ट 3, एटलीस्ट 3 का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो मेरे को पी निकालना है, पी तो दे रखा है, निकालना है क्या 3/4। तो क्यू कैसे निकलेगा? 1 - 3/4, है ना। तो 1 - 3/4 दैट इज इक्वल टू व्हाट? 1/4। ठीक है, तो निकल गया भैया, पी निकल गया, क्यू निकल गया, आर निकल गया, सब निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे? पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 निकालेंगे। ये होता है भैया पी एक्स इज इक्वल टू 3, है ना। पी एक्स इज इक्वल टू 4, और क्या होता है भाई? पी एक्स इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5। बस ये कर लो। देखिए जब भी आप बाइनरी ट्रायल के क्वेश्चन करोगे, ये छोटे से बड़े बहुत बहुत तरह के क्वेश्चन होते हैं, मतलब छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं। लेकिन आपको एग्जाम के हिसाब से इस तरीके से क्वेश्चन दिए जाते हैं कि वो ज्यादा बड़े ना हो
और ज्यादा छोटे भी ना हो, मतलब वो आप इजी क्वेश्चन भी ना हो लेकिन वो बड़े क्वेश्चन भी ना हो, मतलब आप उसकी कैलकुलेशन कर सको। आपने ध्यान दिया होगा जितने भी क्वेश्चन अभी करवाए जा रहे हैं इनकी कैलकुलेशन लगभग लगभग 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट में पॉसिबल है। तो इस तरह से आपको ऐसा नहीं कि भाई अगर आप एग्जाम के लिए कोई टॉपिक उठा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप उसके ना 3-3 पेज 4-4 पेज के क्वेश्चन करने लग जाओ। अगर आप तैयारी कर रहे हो, प्रॉपर तैयारी कर रहे हो, आप देखो कॉन्सेप्ट तो सारे पढ़ो लेकिन क्वेश्चन वो लगाओ जिसमें कुछ नई चीजें यूज हो रही हो, है ना। और क्वेश्चन जो है वो एक लिमिट में हो सके, ऐसा नहीं कि 2.5 घंटे मतलब 1.5 घंटे का 1 घंटे का 15 मिनट का कोई क्वेश्चन उठा लिया आपने। 15 मिनट का कोई क्वेश्चन आप कर रहे हो, आपको क्या लगता है एग्जाम में आने के कितने चांस है, और अगर आ भी गया तो आप उसको करोगे या नहीं करोगे अटेम्प्ट, आप उसको वैसे ही छोड़ दोगे इतने बड़े क्वेश्चन को, है ना। तो क्वेश्चन उस हिसाब से करो कि आपका मतलब एक मोटिव हो कि भाई इस क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो मेरे को सॉल्व करने हैं, है ना। और छोटे क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करिएगा, छोटे मतलब मीडियम लेंथ के जो क्वेश्चन होते हैं उन पे, ज्यादा बड़े क्वेश्चन पे फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। अब इसका जरा इसमें ध्यान से देखिए, ये हो गया भैया 5c3, है ना। p की जगह पे है भाई 3/4 मैं डायरेक्ट माइनस कर दूं चलेगा ना, और 1/4 दैट इज 2, ठीक है। 5c4 3/4 अब कितना बनेगा भैया 4 बनेगा, इंटू 1/4 बन जाएगा, ठीक है, दैट इज 1/4। तीसरा होगा भाई 5c5 और क्या आएगा इसमें भैया, कुछ नहीं आएगा, 3/4 आएगा बस, ठीक है। 1/4 तो 0 होगी। अच्छा इसमें कॉमन आ रहा है कुछ, तो आप बोलेंगे सर 3/4 तो 3 कॉमन आ रहा है सर, है ना, बाकी तो कुछ नहीं आ रहा। तो कुछ नहीं कॉमन आ रहा तो 5c3 की जो वैल्यू होती होती 5 × 4 अपॉन तो 10 आ जाएगा मेरे हिसाब से, इंटू 1/4 का स्क्वायर 16 प्लस 5c4 5 ही होता है, इंटू 1/4 इंटू 3/4 तो 3/16 आई गेस, है ना। प्लस 5c5 तो 1 होता है तो 3/4 था जिसमें 2 पावर कॉमन ले 9/16 ये आ गया, ठीक है, ये आ जाएगा भाई। अब जरा इसमें ध्यान से देखो, 3 की पावर 27 हो गया, 4 की पावर 3 4 चौक 16 चौक 64 64, ठीक है, और ये हो गया 10 15 9 अपॉन में 16, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा जा रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 27 गुणा ये क्या मिल रहा है भाई, देखना जरा, 10 15 25 25 9 5 14 34 मिल रहा है मेरे हिसाब से, 34 अपॉन में 16 गुणा 64 64 इंटू 16, ठीक है। 64 होता है 2 की पावर 6 और ये होता है 2 की पावर आई गेस, ये तो कट रहा है वैसे ना 34, तो 34 काट दो इसको, 8 बारी में 17 बारी में, तो 17 की 27 से मल्टीप्लाई कर लो आपका आंसर आ जाएगा। 17 की 27 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे हिसाब से 7 7 9 कहाँ पे दिख रहा है, 459 आना चाहिए भैया, ऑप्शन से कर लिया मैंने, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास में, है ना, कि मैं देखूं इसको कैलकुलेट करूं। मेरे हिसाब से 7 7 ये 459 बनेगा, नीचे 512 बन ही रहा है क्योंकि 64 गुणा 8 512 बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा। आपको समझ में आ रहा है कैलकुलेशन कैसे बचाता हूं मैं अपनी कैलकुलेशन ऐसे बचाता हूँ भैया, ऑप्शन में सीधा देख लेता हूँ, जैसे 7 7 49, तो देखो 400 से ऊपर आंसर आएगा, वो उसका रीजन है, देखो 17 की 27 से मल्टीप्लाई हो रही है, 200 के आसपास नहीं आएगा आंसर, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है ना, तो लगभग वो 20 के आसपास ही हो, 27 और 17 जो है वो मतलब वो लगभग 400 से ऊपर आंसर देंगे आपको, तो एक अंदाजा होता है, जैसे आप कैलकुलेशन अपनी करते हो तो आपको अंदाजा खुद ही होने लग जाता है कि भाई इतना इतना इसका आंसर आ सकता है, तो वही काम हमने यहाँ पे करा है, अंदाजा लगाया कि भाई 459 है ना, और उसके नीचे 512 जो है वो क्लैरिटी हमारे को दे रहा है, तो दे रहा है तो भैया हो गया काम, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखना जरा, नेक्स्ट आपको दे रखा है आपको कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ ड्राइवर मस्ट स्टॉप at any one traffic signal is 0.2. The probability that a driver will be stopped at one or more of the 15th sets of traffic signal approximately is. अच्छा भैया बनाइए जरा इसका, 94%, 95%, 96% या 100%, ठीक है। आपको ये बोल रखा है 0.8 दिखेगा, इसकी पावर 15 कहीं दिखेगा, आएगा कहीं ना कहीं सॉल्व करने में, तो ये बताइए अगर ये कभी दिखेगा ना तो इसकी जगह पे रख दीजिएगा 0.0352, ये जैसे ही आप रखोगे तो आपका आंसर बन जाएगा। चलो इसको आप बना लो मेरे हिसाब से, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या बनेगा इसका आंसर। अगर आपने सही बना लिया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं बनाया तो फिर हम देख लेंगे कि भाई आपका हिसाब से क्या बना इसका आंसर, क्या नहीं बना इसका आंसर, ठीक है। चलो आप इसको कर लो, स्टार्ट करो। चलिए बना लिया आपने, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको भाई। अब इसको करने के लिए ना देखो, मैंने इसको जब आपको ये क्यों बोला कि भाई आप पहले बना लो उसके बाद मैं बताता हूँ, मैं इसको डायरेक्ट आंसर भी तो दे सकता था। इसमें देखो कॉन्सेप्ट वही यूज होंगे जो 2-3 दिन से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। एन की वैल्यू देखो कितनी है यहाँ पे 15, है ना, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0.2, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - 0.2 दैट इज 0.8। ये तो हो गया, बात ये आती है आर क्या निकालना है,
तो आर जो है कम से कम एक बार है ना, वन और मोर बोला है ना उसने, तो आर ग्रेटर देन इक्वल टू वन है। अब इसको देखो, एक बात बताऊं, इसको करने के देखो दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप एक्स इज ग्रेटर देन एक्स इज आर इज सॉरी एक्स लिख रहा हूं क्या मैं, इसको आर होता है बच्चे ये, या ऐसे ऐसे समझ लो, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, क्या कर रहा हूं मैं, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सपोज करिए मेरे को वन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसका मतलब क्या होता है, मेरे को वन की, टू की, थ्री की, फोर की, फाइव की, ऐसे पूरी की पूरी निकालनी है। तो यहाँ पे आर को डिनोट कर रहा हूं मैं एक तरह से, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ठीक है, अगर मेरे को इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जहां जहां पे मैंने एक्स लिखा है उसको आर कर देना भाई। ठीक है, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन की प्रोबेबिलिटी अगर मेरे को निकालनी है तो क्या होता है, जरा इसका ध्यान से देखना। ठीक है, तो होता क्या है, आपको देखो आर इज इक्वल टू वन की निकालनी पड़ेगी, या x इज इक्वल टू वन, x इज इक्वल टू टू, x इज इक्वल टू थ्री, r इज इक्वल टू वन टू थ्री, अप टू कहां तक लेके जाना पड़ेगा आपको, 15 तक लेके जाना पड़ेगा। r इज इक्वल टू 15 तक अगर आपको लेके जाना पड़ेगा, तो ये तो बहुत लंबा काम है भाई, इतना लंबा कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, अगर एटलीस्ट का केस आता है तो इसको मैं क्या करूंगा, वन माइनस पी आर इज लेस देन वन के लिए निकाल दूंगा, है ना। इसका मतलब छोटे वन से छोटे वाले सारे हटा दो टोटल में से, तो बड़े और इक्वल वाले बच जाएंगे अपने पास में। तो हमने करना क्या है, हमको करना ये है कि भैया टोटल प्रोबेबिलिटी में से यानी वन में से छोटे वाले हटा देंगे, है ना। तो कैसे हटाएंगे, आर से छोटा मतलब वन से छोटा कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर इसका अगर मेरे को आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट इज वन इज इक्वल वन माइनस वन पी एक्स इज इक्वल एक्स या आर इज इक्वल टू जीरो की प्रोबेबिलिटी पे होगा ये। ठीक है, एक्स बोलो या आर बोलो, ठीक है, आर बोल दोगे तो भी चलेगा, मैं एक्स बोलता हूँ तो भी। अब मैंने देखो एक्स लिखवा रखा है तो मैं एक्स ही लिखवा लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंफ्यूज मत होना भाई, बस इतना कहने का मेरा मतलब है। ठीक है, आप एक्स लिखो या आर लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे समझ लो। ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब आर की तो वैल्यू है ना वो। ठीक है, तो इसको मैं वन माइनस पी एक्स इज लेस देन वन ऐसे भी तो बोल सकता हूँ, लेस देन वन, इक्वल टू नहीं होगा। ठीक है, तो लेस देन वन, तो पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन की जो वैल्यू आएगी, वन माइनस पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसके बराबर हो जाएगी। तो जैसी होगी तो वन माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो का मतलब ये होता है आर की वैल्यू जीरो है, तो 15 सी जीरो, है ना, और p की पावर जीरो हो जाएगा और q की पावर 0.8 की पावर r माइनस जीरो, दैट मीन्स 15 हो जाएगा। ठीक है, तो अब n माइनस जीरो दैट मीन्स 15 हो जाएगा, तो 15c0 की तो वैल्यू होती है 1, याद रखिएगा, इसकी वैल्यू भी 1 होगी, 0.8 की पावर 15 बनाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू उन्होंने दे रखी है, तो 1 माइनस 0.0352, तो अप्रोक्सीमेट अगर मैं आपसे पूछूंगा कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 8 4 6 9.0, तो इसका मतलब लगभग 96 परसेंटाइल के आसपास ये आ रहा है, तो 96 परसेंटाइल के आसपास हम इसका आंसर ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट, समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अगर आपने यही बनाया बहुत बढ़िया, नहीं बनाया तो देख लो भाई क्या नहीं बना आपसे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आपको दे दें होमवर्क में, चलो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में डाल दो। यूकेपीएससी आ रखा है लेक्चरर मेंस में, 2020 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसको करना जरा, होमवर्क में डाल दो इसको, एक दो क्वेश्चन होमवर्क में। ठीक है, दो क्वेश्चन होमवर्क में डाल रहा हूँ, दो क्वेश्चन में से सॉल्व करके बताइएगा कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, ठीक है, अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिए, मेरे हिसाब से आपसे बन जाने चाहिए आंसर, नहीं बनते तो फिर हम सोचेंगे इसको किस तरीके से करवाना है आपको। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू।